हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर की, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, और किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसी को आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो चाहे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहिए या आयनाइजेशन एनर्जी कहिए, ये तीनों इसी के नाम हैं। तो हम लोग जानेंगे यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक, एंथैल्पी के बारे में, ठीक। इसी को तीन नाम और कहते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। आयनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक, ये तीनों नाम इसको दिया गया है। अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है, द अमाउंट of energy required to remove isolated gaseous, isolated inert gaseous atom कर सकते हैं, isolated inert गैसियस एटम, ठीक है। तो किसी इनर्ट आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ठीक, आइसोलेटेड इनर्ट गैसियस एटम। तो ये इनर्ट आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब, आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि उसका किसी से कोई कांटेक्ट ना हो, ऐसा एटम जिस पे प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब का इफेक्ट ना पड़े, तो वो इनर्ट हो गया। और आइसोलेटेड का मतलब वो किसी दूसरे एटम के टच में ना हो, आइसोलेट हो, ठीक है। तो इस तरह मान लीजिए कोई एटम है और उसके ऑर्बिट हैं, अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, और आई से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी कुछ ऐसे एटम हो सकते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़े, कुछ एटम ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना एनर्जी दिए ही अपना एनर्जी खुद निकाले वो इलेक्ट्रॉन निकालते समय, ठीक है। तो इस तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है और निगेटिव भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ये यहाँ एलिमेंट है और इस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये आयन बना। अब ये गैसियस एटम है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस, इनर्ट गैसियस एटम। यानी किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहली शर्त है कि वो एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, ठीक। आप जानते हैं कि गैस में क्या होता है, एटम बहुत दूर दूर होते हैं और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो इसीलिए ये एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, और इस एटम को एनर्जी अगर दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यानी आइसोलेटेड गैस इनर्ट गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसी एनर्जी को हम किस नाम से जानते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए ये गैसियस एलिमेंट है और इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला
तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये गैसियस आयन बना। अब ये आयन जो है वो कुछ हीट चेंज भी हुआ होगा यहाँ पे, यानी एंथैल्पी चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो एंथैल्पी चेंज है, यानी आयन से गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी एंथैल्पी में, उसकी एनर्जी में कुछ चेंजेज आएंगे, ठीक है। अब इस चेंज को, एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे डेल्टा एच ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एच। अब ये डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव है डेल्टा एच की वैल्यू, तो पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऐसा एटम है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालते समय एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। तो इस तरह डेल्टा एच का पॉजिटिव होना क्या बताता है? ये पॉजिटिव होना हमें एंडोथर्मिक चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, ये डेल्टा एच का पॉजिटिव होना हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताता है कि वो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम रिएक्शन कराने के लिए हीट देते हैं, ठीक है। तो जब हीट देंगे तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। और दूसरा ये हो सकता है कि डेल्टा एच निगेटिव होगा, और निगेटिव होना ये क्या बता रहा है? निगेटिव होना ये बता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बता रहा है, ठीक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें से हीट रिलीज होता है। तो इसका मतलब अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहाँ आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वो एटम का नेचर ही है ऐसा कि वो अपने आप इलेक्ट्रॉन निकालते समय एनर्जी निकालेगा, ठीक। तो इस तरह से ये दो तरह के प्रोसेस देखने को मिलते हैं, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और अगर निगेटिव है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अब इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या दूसरा यूनिट इसका कह सकते हैं आप किलो जूल पर मोल, ठीक। ये इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक। तो ये यूनिट होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल का। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी को शॉर्ट में हम IE से लिखेंगे, बार बार इसका फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपका इसका शॉर्ट नेम IE लिख लेंगे। तो इस तरह सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब लगातार उसके एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जैसे अगर मान लीजिए ये मेटल गैसियस मेटल है, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आयन बना गैसियस आयन, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से। अब ये जो गैसियस आयन बना है, अब इस गैसियस आयन से फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और निकला है इसमें से। अब यहाँ से जो M2+ बना है, इस M2+ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये M3+ बनेगा और ये गैसियस स्टेट में होगा। तो इस तरह आपको यहाँ दिख रहा है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल था, आयनाइजेशन एंथैल्पी था, उसको IE1 से रिप्रेजेंट किया हमने, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा उसको IE2 से रिप्रेजेंट किया।
और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी लगा उसको IE3 से रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो इस तरह जैसे ही आयन बनता जाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं और IE1 से रिप्रेजेंट किए। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकला उसी गैसियस एटम से तो उसको हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, इसको IE2 से लिखेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकला तो उसको हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे और IE3 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये हमेशा सत्य ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा क्यों होता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ गए। आप सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब देखिए, यहाँ आयन से इलेक्ट्रॉन निकलने से, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने से आयन बना, फिर आयन से इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी जो भी बन रहा है यहाँ पे उसी से इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं। तो इस तरह एक उसी एटम में से या उसी मेटल में से या एटम के अंदर से लगातार अगर इलेक्ट्रॉन निकलता रहे तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको कहते हैं। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होता है सेकेंड से, और सेकेंड ज़्यादा होता है हमेशा फर्स्ट से। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड से ज़्यादा होता है क्यों। तो अगर इसका आंसर ये होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कोई रो है, उसमें 4 बच्चे बैठे हुए हैं रो में, ठीक, अब उस रो में जो फर्स्ट बच्चा है उसको निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो किनारे है, आसानी से उसको कहा जाएगा वो निकल जाएगा। जो उसके थोड़ा अंदर वाला बच्चा है उसको निकालने के लिए थोड़ा सा उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक, और जो सबसे बीच में है, जो 2-3 लोगों के बीच में बैठा है, उसको अगर निकालना हो तो फिर वो वहाँ पे उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जितना न्यूक्लियस के करीब होता चला जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाएगा। ठीक, तो इस तरह, और आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ आसानी से कम एनर्जी से वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होता है सेकेंड से, क्योंकि थर्ड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। इसीलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसमें फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। ठीक, एटॉमिक साइज से कैसे अफेक्ट होता है, आपको ये याद रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक, साइज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइज जैसे जैसे एटम का ज़्यादा होगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने पूछ लिया कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, तो क्या होना चाहिए, साइज एल्युमिनियम का ज़्यादा, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का साइज ज़्यादा है और साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया, यहाँ पे कम होगा। ठीक, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा किसका होगा, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है
वो यहाँ पे ज़्यादा होगा मैग्नीशियम का। अब इसका रीज़न भी हो सकता है ज़्यादा है कि नहीं है, ये हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि साइज से कैसे आयनेशन एंथैल्पी में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आयनेशन एंथैल्पी को, वो साइज है। तो जिस एटम का साइज ज़्यादा होगा उसका आयनेशन एंथैल्पी कम होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब ये न्यूक्लियर चार्ज आयनेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जेड यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपका आयनेशन एंथैल्पी है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस का जो चार्ज है जितना ज़्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना खींचेगा अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स के साथ खींचेगा तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा एनर्जी देना होगा। और ज़्यादा एनर्जी जब देना होगा तो फिर इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो जिस एटम के अंदर न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा, यानी जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं आप इसको, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो थर्ड फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके के देखने को मिलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमें जानना है वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है हाफ फील्ड और दूसरा होता है फुल फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कह लीजिए और फुल फील्ड ऑर्बिटल। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है या फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल, अब हाफ फील्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे P में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, D में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, F में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये सब क्या हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फुल फील्ड ऑर्बिटल मतलब P में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए या S में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है तो वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और इस वजह से वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले। एक और कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। अब पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो उसमें निकालने के लिए एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है रेदर देन हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरह अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे अगर इसी को ले लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम, चलिए अभी क्वेश्चन हम लोग बाद में भी देख लेंगे। तो अभी आपको हम फैक्टर पूरे बता दें, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन लेंगे और उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो इस तरह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है कि वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन।
पेनिट्रेशन या इसी को बोलते हैं सब सेल इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट या सब सेल इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, तो अगर मान लीजिए s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी उसके लिए आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है s ऑर्बिटल के लिए। उसके बाद p ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा होता है, फिर d ऑर्बिटल के लिए और लास्ट में s ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनेशन एंथैल्पी है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा p ऑर्बिटल के मुकाबले। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पेनिट्रेशन इफेक्ट। और ये जो 4 फैक्टर हैं ये आयनेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, तो इन चारों फैक्टर के बारे में आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन पीरियड और ग्रुप में किस तरह से होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन एलॉन्ग पीरियड, एलॉन्ग पीरियड, और पीरियड में बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक, लेफ्ट से राइट पीरियड में अगर मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस होता है कि जब भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो व्हेन we move from left to right in a period, the value of ionization enthalpy increases due to increase in nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन बढ़ता जाता है, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ बढ़ता जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन को फिर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उस केस में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें लिथियम से सेकेंड पीरियड की बात करें, तो सेकेंड पीरियड में यहाँ स्टार्ट होता है लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये एलिमेंट है यहाँ पे सेकेंड पीरियड में, फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ नियॉन आ जाएगा। तो यहाँ ये अब जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो ये तो पीरियड में हो गया, ये ट्रेंड होना चाहिए। अब कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होता है, तो एक्सेप्शन को हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर आते हैं तब क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आप जानते हैं कि साइज क्या होता है, ग्रुप में टॉप से बॉटम के आने की तरफ साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, आपको हमने बताया था साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो जब भी ग्रुप से, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ये सभी एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इसका साइज कम है, और जैसे जैसे उनका हम ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ घटता जाता है, और जिसकी वजह से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे आसानी से, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे लाइफ में क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए कोई बच्चा है किसी गांव से पढ़ने के लिए वो इलाहाबाद में आया है और अकेले रूम रेंट पर लेकर वो पढ़ाई कर रहा है, तो
उस बच्चे को उसके साथ पेरेंट नहीं रह रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा उसका साथी आया और उसको कहीं ले जाना चाहेगा तो वो आसानी से चला जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट न्यूक्लियस हैं और वहाँ न्यूक्लियस से उसका वो इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए वो आसानी से कम प्रयास के साथ ही वो घूमने जा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट के साथ रह रहा है और वहाँ पे कोई दोस्त उसको बुलाने आ गया तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि पेरेंट से उसको डांट खा सकता है वो, इस वजह से उसको डर है पेरेंट से। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो कुछ ऐसा ही एटम के अंदर है, यहाँ साइज ज़्यादा है जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल जाता है तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है, यही नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ एक्सेप्शन होगा, उसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं कि कहाँ पे ये ट्रेंड जो अभी हमने बताया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है क्योंकि साइज वहाँ पे बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे एक्सेप्शन का डिस्कशन करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, ये यहीं से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है एक्सेप्शन से। तो अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ठीक, तो ये एलिमेंट ग्रुप 13 में रखे गए हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, जैसा अभी हमने रूल पढ़ा कि ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर साइज बढ़ता है जिसकी वजह से उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन का, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का और फिर इंडियम का, और लास्ट में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, थैलियम का। ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये दिखाई नहीं देता है। इसका एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है, एक्चुअल में ये क्या देखने को मिलता है, तो इसका जो एक्चुअल ट्रेंड है उसमें ये देखने को मिलता है बोरॉन सबसे ज़्यादा इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, फिर उससे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी थैलियम का होगा, और उससे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर गैलियम का होगा, और उससे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम का होगा, और सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम का होगा। ये एक्चुअल ट्रेंड ये देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक, ये एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा ना हो के कैसा हो रहा है, इस तरह का हो रहा है। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन का है, ये बात एकदम सही है। फिर उसके बाद होना चाहिए था एल्युमिनियम का, लेकिन आ जाता है थैलियम का, और फिर उसके बाद किसका एंथैल्पी आता है, गैलियम का, और तब एल्युमिनियम का नंबर आता है। अब ये गैलियम का एंथैल्पी पहले क्यों आ जा रहा है, यानी उसका ज़्यादा क्यों हो जा रहा है एल्युमिनियम से। ठीक है, एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए गैलियम से, लेकिन ये हो रहा है एक्चुअल में कि गैलियम की एंथैल्पी ज़्यादा हो जा रही है एल्युमिनियम से। अब ऐसा ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है, तो ये इसको गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने एफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो डी के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ठीक, तो डी ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो ट्रांजिशन या कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न दिखाई देता है उसमें, उसके डी ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से साइज उसकी छोटी हो जाती है, और साइज छोटी हो जाने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानेंगे, क्योंकि डी
ऑर्बिटल ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद यहाँ आपको थैलियम का भी दिखाई दे रहा है, तो थैलियम में जो कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है उसको बोलते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आप लोग जानते भी होंगे, ये पुअर शिल्डिंग ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 4f इलेक्ट्रॉन कहिए या 4f ऑर्बिटल कहिए, उसी तरह पुअर शिल्डिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये पुअर शिल्डिंग 4f इलेक्ट्रॉन के पुअर शिल्डिंग की वजह से क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में आपको ये ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो दिखना ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो कि किस तरह होता है, ऐसा होता है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि बोरॉन के आयनाइजेशन एंथैल्पी तो दोनों में ज़्यादा है, वैसा हम सोच भी रहे थे, लेकिन यहाँ हम सोच रहे थे कि एल्युमिनियम का इसके बाद आएगा बोरॉन के बाद, लेकिन आ गया कौन, आ गया थैलियम। अब थैलियम क्यों आ गया, तो थैलियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था, जिसकी वजह से उसकी साइज छोटी हो गई, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा छोटी हो गई, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसके पीछे का रीज़न यही है, और यही रीज़न आपको देना भी होगा। अब ग्रुप 14 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 14 में किस तरह के एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ग्रुप 14 के एलिमेंट की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टीन, और लास्ट में क्या है, लेड, ठीक। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं। अब ग्रुप 14 में जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड जो दिखाई देता है हमको, वो ये होना चाहिए कि कार्बन का सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन का, और फिर जर्मेनियम का, फिर टीन का, और फिर लास्ट में लेड का होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल जो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिखाई देता है, कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सिलिकॉन का हो जाएगा, फिर जर्मेनियम का होगा, फिर उसके बाद लेड का हो जाएगा, और लास्ट में किसका हो जाएगा, टीन का। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर इसके बाद लेड का आ गया, जबकि लेड का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका कम होना चाहिए था टीन के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, अब ये इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, तो आपको हमने बताया होगा कि जब भी हम लैंथेनाइड एलिमेंट के बाद जाते हैं, करीब 58 के आसपास, उसके बाद वाले एटॉमिक नंबर में 4f ऑर्बिटल आ जाता है, और 4f ऑर्बिटल जब भी आ जाएगा वहाँ पे वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में आप जानते हैं कि उसमें 4f ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने के में नहीं रोक पाता है, और उसी को हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो यहाँ लेड आपको पहले दिखाई दे जा रहा है टीन से, वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। इसकी साइज छोटी हो जा रही है, और उस छोटी साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये ग्रुप 13 और 14 में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके। अब हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या एप्लीकेशन है, तो उसके बारे में जानना है, तो कुछ एप्लीकेशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसको अगर टाइम रहा तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने देखा, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की कम वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, मेटैलिक कैरेक्टर को, मेटैलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, लो है, तो मेटैलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब जब हम टॉप से बॉटम ग्रुप में जब आते हैं तो वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटता है, तो मेटैलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में
सबसे ज़्यादा मेटेलिक नेचर किस में पाया जाता है? सीजियम में पाया जाता है, ठीक है। फ्रांसियम वहाँ पे रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात करेंगे नहीं, मेटल की बात करेंगे तो सीजियम सबसे नीचे आता है फर्स्ट ग्रुप में, और सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में एल्कैली मेटल्स का होता है, और एल्कैली मेटल में सबसे ज़्यादा सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर होता है, और जो जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है उसमें बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक। तो इस तरह आपको दिख रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी घटा, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, या वो जब भी ऑक्साइड या कुछ फॉर्म करेगा तो वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। अब अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो गया तो क्या बढ़ जाएगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब कि एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब एसिडिक नेचर बढ़ जाना। तो इस तरह आप याद रखेंगे कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी एसिडिक नेचर का नहीं होगा। ऑक्साइड जब फॉर्म करेगा वो मेटल जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है तो वो एसिडिक नेचर का ऑक्साइड बनाएगा, और जिस एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा उसका जो भी ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशन जो होंगे वो थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो इस तरह से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट होता है, और इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में थैंक यू।